तो इस कहानी और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बिस्तर में आराम से सो रही एक लड़की को जिसका नाम निशिनो आकाने था। एंड हम देख पाते हैं कि निशिनो के घर में काफी सारी ट्रॉफीज रखी पड़ी थी। एंड फिर वो उठकर वहाँ से नहाने को चल पड़ती है। एंड फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। एंड बाहर के दरवाजे को खोलते ही उसे हल्की सी झलक दिखाई देती है उसके साथ पास में हुए गए हादसों की। लेकिन वापस अपने होशो आवाजों में आकर वो अपने सामने पाती है उसका वेट कर रहे ड्राइवर को। एंड फिर वो वहाँ से अपने ड्राइवर के साथ कार में बैठकर स्कूल की तरफ चल पड़ती है। एंड हम देख पाते हैं कि निशिनो दरअसल एक बहुत ही बड़ी फैमिली की लड़की थी। एंड ये भी कि निशिनो की कार पर कोई नजर रख रहा था। एंड फिर स्कूल के एंट्रेंस पे उतरने के बाद निशिनो एक नकली खुशी का चेहरा बनाकर सभी को ग्रीट करती है, लाइक वैसे ही जैसे सेलिब्रिटी लॉग्स करते हैं। एंड निशिनो अपने सामने ही एक लड़के को पाती है एंड वो उसे ग्रीट भी करती है, गुड मॉर्निंग कागिनो-कुन। एंड दरअसल इस लड़के से वो काफी नफरत करती थी, जबकि वो लड़का दिखने में एवरेज था, पढ़ाई में भी एवरेज था, लेकिन उस लड़के को निशिनो का नाम तक याद नहीं था। गुड मॉर्निंग निशिमुरा-सान। एंड इस गलत नाम को सुनकर निशिनो से बताती है कागिनो-कुन मेरा नाम निशिमुरा नहीं है। एंड ये बात उसे 2 बार दोहरानी पड़ती है। एंड अपने ही नशे जैसी बातों में डूबा हुआ कागिनो कहता है मुझे याद आ गया, तुम वैसे भी एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सारे ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम काफी अच्छे से याद रखता हूँ, मुझे माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। एंड मुंह पे तो निशिनो इस बात को सह लेती है, लेकिन वो फिर भी जानना चाहती थी कि कागिनो पिछले 3 महीनों से उसी की क्लास में और ऊपर से उसी की सीट के पास बैठता था, तो आखिर वो फिर भी उसके नाम को गलत कैसे कर सकता था। एंड कागिनो तो अभी भी उसके नाम गलत ले रहा था, कभी निशितानी तो कभी कुछ। एंड तभी स्कूल की बेल रिंग होते ही कागिनो ये कहकर चले जाता है तो चलो बाद में मिलते हैं निशिमुरा-सान। एंड यस सुबह सुबह ही निशिनो ने काफी अच्छे से अपना टाइम वेस्ट कर लिया। एंड वो कागिनो से नफरत इसीलिए करती थी क्योंकि उसने कभी भी निशिनो की ओर गौर नहीं किया। लाइक जब वो उसकी तरफ देखता भी था उसकी नजरें कहीं और दूर जगह पर ध्यान दे रही होती थी। एंड जब उसने कागिनो के बारे में ये रियलाइज किया था उसकी नफरत उसके लिए पक्की हो गई थी। एंड फिर क्लास में जाकर निशिनो को सारे स्टूडेंट्स घेर लेते हैं एंड उसे इधर उधर की बातें पूछ रहे होते हैं, जैसे आखिर निशिनो ने अभी तक कितने शोज में काम किया है, क्योंकि निशिनो एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर थी। एंड उसने जितना हो सके उतना कागिनो को अपनी जिंदगी से इग्नोर करने की कोशिश की। एंड हम देख पाते हैं कि कागिनो के हाथ में कुछ भारी हैंडवेट्स डल रखे थे, लेकिन वो उनके बावजूद भी हैंडवेट की प्रैक्टिस कर रहा था, यानी कागिनो एक सिग्मा था। एंड फिर लंच ब्रेक भी हो जाती है एंड हम देखते हैं निशिनो को अपने हाथ धोते हुए। एंड हमें पता चलता है कि निशिनो जब मिडिल स्कूल में थी उसके साथ एक स्कैंडल हुआ था। एंड उसी हादसे के बाद से वो एक मास्क के पीछे छुप रही है, यानी वो दूसरों को एक नकली खुशी का चेहरा दिखा रही है। एंड वही छत पर हम देखते हैं कागिनो को जो कुछ उल्टी फुल्टी चीजें सी पढ़ रहा था। एंड फिर शाम के वक्त स्कूल में छुट्टी का टाइम भी हो जाता है। एंड निशिनो हर एक के साथ इस तरह से एक्ट करती थी ताकि उससे कोई भी नफरत ना करे। एंड अभी तक वो ऐसे ही जीती आ रही थी। एंड तभी निशिनो को एक हल्की हल्की सी पियानो की आवाज सुनाई देती है। एंड फिर वही एक क्लासरूम में हम कागिनो को देखते हैं जो कि पियानो प्ले कर रहा था। एंड वो भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से। आई मीन ये आयना को जिसे कहाँ ही कम है। एंड फिर स्कूल से निकलने से निशिनो को लिटरली रात हो जाती है। एंड वो अपने ड्राइवर को फोन तो करती है, लेकिन उसका ड्राइवर फोन नहीं उठा पाता क्योंकि दरअसल उसके ड्राइवर को कुछ याकुजा लोगों ने पकड़ लिया था। एंड अब निशिनो के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय पैदल घर जाने का। एंड हम देख पाते हैं कि कागिनो भी स्कूल की छत से उसे घर जाता हुआ देख रहा होता है। एंड दरअसल निशिनो ने उसके साथ हुए गए हादसे के बाद कभी भी अकेली घर नहीं गई थी। एंड तभी उसे अपने पीछे से किसी का प्रेजेंस महसूस होता है, लेकिन वहाँ पर देखने पर वो पाती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। बट पीछे मुड़कर उसके सामने एक मोटा चौड़ा सा आदमी खड़ा था जो कि उससे उसका नाम कंफर्म करता है। एंड निशिनो ये जानकर कि वो उसके पीछे ही पड़ा था वहाँ से दुम दबाती भागने लगती है, लेकिन उसके सामने का रास्ता गाड़ी से रोकता हुआ वो दूसरा आदमी आकर भी उसे पकड़ लेता है एंड उसे रुमाल से बेहोश कर देता है। एंड बेहोश होती अपनी आंखें बंद करते निशिनो वही कुछ पीछे मौजूद देख पाती है कागिनो को जो कि उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। एंड वो दोनों गुंडे निशिनो को कार में डालकर ले चलते हैं। एंड जब निशिनो की आंखें खुलती है वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। एंड वो एक अनजानी सी बंद हुई पुरानी जगह में थी। एंड वो अपने सामने उन्हीं तो गुंडों को पाती है। एंड उनमें से एक बंदा उसे उठकर कहता है, निशिनो ज़ाइबात्सु हेड की लड़की रात को अकेली गलियों में घूम रही है, ऐसे करोगी तो तुम्हें लोग पकड़ेंगे नहीं तो क्या होगा। एंड उसके पीछे खड़ा बंदा उसे बताता है कि जब तक उन्हें पैसे मिल जाते हैं निशिनो को कुछ नहीं होगा। एंड फिर वो दोनों ही बंदे किसी बचकानी सी बात पे बहसने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि बाहर से कागिनो उनकी इन बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। एंड फिर वो अपने हाथों से उन हैवी वेट्स को उतार देता है एंड अपने पास ही रखे एक बार से एक मास्क और 2 बार्स को निकालता है। एंड दूसरी तरफ वही माफिया काफी बोर हो रहा था एंड इसीलिए वो निशिनो के पास जाकर उसे मजे लेने की सोचता है। वेल एक सेकंड ग्रेड विलन ज्यादा से ज्यादा क्या ही करेगा। एंड उसके खिलाफ जाने के निशिनो को कुछ चांटे भी मारता है एंड कहता है, तुम वैसे भी दूसरी टाइम किडनैप हुई हो ना, और पिछला बंदा तो स्टोकर था, मतलब तुमने ये मजे पहले भी ले रखे होंगे। एंड तभी निशिनो को कुछ पुरानी बुरी यादें याद आ जाती है। एंड वो निशिनो के कपड़े उतार ही देता है कि तभी उन्हें अपने ऊपर से एक आदमी का परछावा दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कागिनो ही था। एंड कागिनो उस आईने को
तोड़कर सीधा नीचे आकर लैंड करता है। लेकिन निशिनो उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उसने एक अजीब सा मास्क डाल रखा था। एंड माफिया के पूछने पर कागेनो बताता है मैं हूँ स्टाइलिश रफियन स्लेयर। एंड वो माफिया उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि रफियन स्लेयर उसके हाथ में चाकू मारता है एंड काफी तेजी से जाकर उसे पकड़कर नॉक डाउन कर देता है। एंड उसी माफिया का साथी अपने पिस्टल को नीचे फेंक देता है और बताता है स्टाइलिश रफियन स्लेयर, तुम जानते हो कि मैं काफी टाइम से बोर था। जब से मैंने आर्मी छोड़ी थी मुझे लड़ने के लिए कोई अच्छा बंदा नहीं मिला। ये कंट्री बहुत ही ज्यादा सुखी है। एंड रफियन स्लेयर भी कभी अपनी जिंदगी में एक मिलिट्री मैन से लड़ना चाहता था। एंड फिर वो एक्स मिलिट्री सोल्जर रफियन स्लेयर पर अपनी नाइफ से हमला कर देता है, जिसे रफियन स्लेयर डॉज तो करता है लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा कट लग जाता है। एंड मिलिट्री मैन उसके खून को चाटता हुआ उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन रफियन स्लेयर उसे अपने बार से ब्लॉक कर लेता है। एंड उस पर हमला करते हुए मिलिट्री वाले को बताता है कि क्रोबार्स काफी काम की चीज है, ये आसानी से टूटते नहीं, इनके साथ लड़ना भी आसान होता है और अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ भी लिया तुम अच्छे खासे बहाने भी बना ही सकते हो। लेकिन उसका सबसे अच्छा रीजन था कि वो उसे टोम्फा की तरह यूज कर सकता था। एंड अपनी नाइफ के गिरते ही वो मिलिट्री सोल्जर मार्शल आर्ट्स का यूज कर उसे दबाकर पंचेस मारने लगता है एंड उसे किक मारकर दूर फेंक कर कहता है तुम्हारी एक लौती कमजोरी पता क्या है कि मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। अगर मैंने अपना सर बचाया तो मैं ठीक रहूंगा, पर अगर तुमने मुझसे एक भी मुक्का खाया तो तुम गए। एंड रफियन स्लेयर भी रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि चाहे वो जितना भी ट्रेन हो जाए एक लेवल आएगा ही जहाँ पर उसे मुश्किलें होंगी, लेकिन तभी वो उन बार्स को हवा में फेंक कर उनकी नोकीली साइड्स को मारने के लिए यूज करता है। एंड बताता है मैंने क्रोबार्स का पोटेंशियल डिस्कवर कर लिया है और मैंने इसे चलाने की रात को काफी प्रैक्टिस भी की है। उन रात में आने वाली मोटरसाइकिल गैंग्स को मारकर एंड उस क्रोबार से हिट खाता हुआ एक्स मिलिट्री सोल्जर रफियन स्लेयर को कहता है तो तुम वही हो जो रात को आकर मोटरसाइकिल गैंग्स को आकर पीट जाता है। एंड एग्री करता है। रफियन स्लेयर बताता है हाँ, आजकल वो हेलमेट आने लगे हैं ताकि वो मेरे वारों से मारे न जाए, लेकिन मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया कि मैं क्रोबार्स को टोम्फा की तरह यूज करूंगा ही नहीं। एंड वो एक्स मिलिट्री सोल्जर फटाफट अपनी गन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रफियन स्लेयर उसे ये नहीं करने देता एंड उसकी लात को घायल कर उसे नीचे गिरा देता है एंड बार बार उसके सर को क्रोबार से मारने लगता है। एंड उसकी माँ बहने करने के बाद वो जाकर पास ही पड़ी सीजर नाइफ को पकड़ता है एंड निशिनो के पीछे आ खड़ा हो जाता है एंड निशिनो को लगता है कि वो मारी जाएगी, लेकिन रफियन स्लेयर उसकी पट्टियों और रस्सियों को काट देता है एंड उसे ये बताकर गायब हो जाता है अगली बार से घर ध्यान से जाना। एंड निशिनो पाती है कि वो वहाँ से जा चुका था एंड वो भी उन माफियाज की बुरी हालातें कर एंड वही छत पर हम बैठे देखते हैं कागिनो को जो अपने मास्क को उतार कर कहता है अगर एक सोल्जर से लड़ाई मेरी ऐसी गई है तो मैं कभी भी एमन शैडो नहीं बन पाऊंगा। एंड फिर यहाँ पर निशिनो ने पुलिस वगैरह को बुला लिया था एंड उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ चुके थे एंड क्योंकि और मुश्किलें ना पड़े पब्लिक को इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। एंड अंत तक निशिनो नहीं जान पाई कि आखिर वो स्टाइलिश रफियन स्लेयर कौन था। एंड फिर अगले दिन फिर से वो जबरदस्ती खुशी का चेहरा लेकर स्कूल में जा रही होती है एंड उसे वहीं पर अपने सामने कागिनो दिखाई देता है जिसे वो गुड मॉर्निंग करती है, लेकिन इस बार कागिनो उसका नाम बिल्कुल सही लेता है गुड मॉर्निंग निशिनो सान। एंड निशिनो देख पाती है कि कागिनो की नजरें सीधा साफ साफ उस पर टिकी थी, यानी अब वो उससे दूर कहीं नहीं देख रहा था। एंड निशिनो के दिमाग में एक ख्याल आता है कि कागिनो भी बिल्कुल उसकी तरह था जो अपनी असली पहचान को एक मास्क के पीछे छुपा रहा था, लेकिन अभी तो उसके पास ये जानने का कोई भी तरीका नहीं था। लेकिन अगले ही दिन टीवी पे उसे एक सरप्राइजिंग न्यूज दिखती है कि मिनोरू कागिनो-कुन की ट्रक से टक्कर होने की वजह से मौत हो चुकी है। एंड फिर हमें थोड़ी सी कागिनो की स्टोरी बताई जाती है कि बचपन से ही उसका भी बाकियों की तरह सपना था, जैसे कि सभी बच्चे बचपन में एक हीरो बनना चाहते थे, बट वो बाकी बच्चों से अलग इसी चीज में था कि बाकियों के ये शौक बड़े होते होते बदल गए। बट कागिनो का ये से नहीं था, उसने हर एक तरह के मार्शल आर्ट सीखे जो कि उसे शक्तिशाली बना पाए। लेकिन स्कूल में वो बिल्कुल नॉर्मल बना रहा, बिल्कुल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह, लेकिन असल में वो अपनी ट्रेनिंग में पूरी मेहनत करता रहा। एंड फिर सभी बड़े होकर अपने बचपन वाले सपनों को भूल गए, लेकिन वो उन सपनों के लिए काम करता रहा। लेकिन अब उसका भी टाइम आ चुका था असलियत को मानने का, क्योंकि उसकी इतनी मेहनत करने का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इस दुनिया में शक्तिशाली बनने के लिए हर एक तरह के मार्शल आर्ट्स होंगे जिससे तुम काफी गुंडों वगैरह को मार पाओ, लेकिन फिर क्या होगा अगर उसे वेपन्स के साथ सोल्जर्स ने घेर लिया और लिटरली उसका एंड होगा। वेल ये थोड़ी अलग बात होगी अगर वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन गया, लेकिन उसके बाद भी क्या, लिमिट तो लिमिट होती है। अगर एक न्यूक्लियर मिसाइल उसकी ओर गिरने लगी, उसके मसल जितने मर्जी शक्तिशाली हो जाए, न्यूक्लियर बम के गिरने पर वो भी बस तो मिट ही जाएगा। लेकिन वो उस लिमिट को पार करना चाहता था जो उस न्यूक्लियर के धमाके से भी ना मिटे। एंड फिर हम उसे देखते हैं एमनेस अंदर शैडो बने हुए, एंड वो दूसरी दुनिया थी। यस, मतलब कि वो मरने के बाद एक दूसरी दुनिया में पैदा हो गया था। एंड उसी के पीछे खड़े उसके साथी उसे कहते हैं हमने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया है, अब वो यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकते। एंड वो उसको माय लॉर्ड बुला रहे थे एंड कागिनो की प्लानिंग की तारीफ कर रहे थे एंड उसके आने वाले ऑर्डर्स का इंतजार भी, क्योंकि उस पूरी ही जगह पर उसकी शैडो आर्मी फैल रखी थी। एंड कागिनो खुद भी न जानता आखिर ये चल क्या रहा है। उन्हें कहता है शाबाश, जैसा कि सोचा था। एंड अपने मन में वो सोच रहा था मुझे नहीं पता कि चल क्या रहा है, पर मुझे एक नई जिंदगी मिली है और एक नई दुनिया में, और वो भी एक नई पावर्स के साथ। एंड फिर अपने हाथ को ऊपर करता वो कहता है आई नीड
मच मोर पावर। एंड वो नई पावर और कुछ नहीं बल्कि मैजिक थी। एंड अब इस नई ताकतों के साथ वो अपने जिंदगी में क्या क्या नया नया कर पाएगा। एंड फिर वो हवा में छलांग मारकर उड़ पड़ता है। एंड उसी के पीछे पीछे ही वाइफू से भरी हुई उसी की शैडो आर्मी भी। एंड हवा में कागेनो कहता है कि इस बार मैं पाकर रहूंगा। मैं वहां तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज को छोड़ दूंगा, क्योंकि यही चीज मैं इतनी ज्यादा चाहता हूँ। मुझे हीरो नहीं बनना, मुझे लास्ट बॉस भी नहीं बनना। मैं कहानी में वो बनूंगा जो परेशानियों से काम करते हैं। हाँ, सबसे ग्रेट, द एमिनेंसेंट शैडो। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं छोटे कागेनो को, जो कि वेल अब एक दूसरी दुनिया में था। एंड उसे अच्छे से याद तो नहीं था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन इतना तो पक्का था कि यही उसका सपना था। एंड तभी उसके पीछे एक लड़की आती है जिसका नाम अल्फा था। एंड वो बताती है, जैसा कि आपने कहा था ये सब कुछ सच है। मैंने पुराने रहस्यों में झांक कर देखा और पाया कि कल्ट ऑफ डियाब्लो सच में है। हम जितना भी उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं वो उतने ही ज्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं। एंड ये सुनकर कागेनो बताता है, हम परछाइयों में छुपते हैं और परछाइयों से ही शिकार करते हैं। एंड अल्फा भी ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। लेकिन कागेनो तो अपने मन में सोच रहा था, हाँ आखिरकार मैं फाइनली द एमिनेंसेंट शैडो बन जाऊंगा। लेकिन फिर भी यार ये लड़की बहुत ही ज्यादा भोली है, जो मेरी हर एक बातों पर यकीन कर लेती है। एंड फिर हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब कागेनो मर गया था उसकी आंखें खुली थी एक नए जन्म में, लेकिन उसकी याददाश्तें उसी के पास ही थी। एंड उसका स्ट्रेट चेहरा देखकर उसकी मॉम को चिंता होने लगती है कि आखिर उनका पैदा हुआ बेटा रो क्यों नहीं रहा, जो समझकर कागेनो भी नकली रोना शुरू कर देता है। एंड अपने भाई की खुशी में उसकी बड़ी बहन भी वहाँ पर आ जाती है, जो उसे देखकर बहुत ही खुश थी। एंड रो रहे कागेनो को इतना तो नहीं पता था कि आखिर ये सब हुआ कैसे, बट वो हवा में मैजिक को महसूस कर पा रहा था। एंड सोच रहा था, मेरी पिछली जिंदगी में जादू सिर्फ एक सपना वाली चीज थी, पर इस ताकत को अब मैं अपने कब्जों में कर सकता हूँ। हाँ, इस ताकत से मैं बन पाऊंगा। लेकिन तभी उसका छोटा सा शरीर अपने आप ही वहीं पर पोटी कर देता है। एंड फिर हमें को साफ बात का सीन दिखाया जाता है। एंड आज से कागेनो का नाम था कागेनो सिड। एंड वो 12 कागेनो का बेटा था। एंड उनकी फैमिली काफी जनरेशन से डार्क नाइट्स का काम करती आई है। वो तलवारबाज जो अपनी फिजिकल एबिलिटीज को मैजिक के साथ यूज करते हैं। एंड इसीलिए सभी बहुत एक्साइटेड थे आने वाली कागेनो की पीढ़ियों की स्किल्स को देखने के लिए। वेल जो कि सिड तो नहीं था, बल्कि उसकी बड़ी बहन क्लेयर कागेनो, जो कि एक बड़े से पत्थर को एक ही अटैक में चूर चूर कर देती है। एंड सिड अपनी नॉर्मल जिंदगी में अपनी बड़ी बहन के टैलेंट के पीछे छुप रहा था, लेकिन रात को हम उसे देखते हैं लुटेरों को ही लूटते हुए। एंड उन्हें मारता हुआ वो कहता है, तो धंधा कैसे चल रहा है मेरे प्यारे लुटेरों, अपना सारा खजाना मेरे हवाले कर दो। एंड एक बंदा उस पर गन से हमला तो करता है, लेकिन सिड उसे आसानी से डॉज कर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। एंड वो इस्तेमाल कर रहा था स्लाइम सूट का, जो कि किसी भी चीज की शेप ले सकता था, कोई भी हथियार या किसी भी चीज की। एंड उसी से वो सभी को मारने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक लुटेरा आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिड उसके अटैक को आसानी से रोककर उसे कहता है, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम कम से कम 2 मिनट तक जिंदा बच सकते हो। एंड वो लुटेरा सिड की इस बात से इरिटेट होकर उस पर हमला करता उसे बताता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, मैं एक बुशिनरु मास्टर हूँ। एंड ये कहता है वो सिड को अपनी तलवार से काट देता है, या फिर कहूँ उसके स्लाइम सूट को, जो कि उसी पल वापस ठीक हो जाता है। एंड सिड उसे भी वहीं पर आसानी से मार देता है। एंड अपने स्लाइम सूट की तारीफ करता है, उन पहले से मरे गए यात्रियों को कहता है, मेरे यात्रियों दोस्तों, मैंने तुम्हारा बदला बहुत ही अच्छे से लिया है और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गिफ्ट्स का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। एंड उस गिफ्ट से उसका मतलब था वो छूटा गया सोना और बाकी चीजें। एंड तभी सिड को वहीं पर पड़ा हुआ एक पिंजरा दिखाई देता है, जिसे खोलकर वो उस पिंजरे के अंदर पाता है एक मॉन्स्टर जैसे जीव को। एंड सिड उसे कहता है, तुम्हारा शरीर सड़ा है पर अंदर से तुम अभी भी जिंदा हो, क्या तुम्हें पोसेस कर रखा है या फिर ये एक मैजिक ओवरलोड था। लेकिन तभी सिड को एक आइडिया लगता है उस जीव को अच्छे से इस्तेमाल करने का। एंड वो उस पर अपने मैजिक का यूज करता कहता है, हाँ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है तो मैं बिना अपने आप को दर्द पहुंचाए इससे कुछ भी कर सकता हूँ। एंड फिर सिड उसको एक बेसमेंट में ले आता है एंड उस पर मैजिक के साथ हर एक तरह के एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है। एंड फिर 1 महीने बाद वो फाइनली उस मॉन्स्टर पे हो रखे ओवरलोडेड मैजिक को कंट्रोल में ला देता है। एंड ऐसा होते ही वो मॉन्स्टर शरीर वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। एंड हम देख पाते हैं कि वो एक सुंदर सी एल्फ गर्ल थी, जिसे देख सिड कहता है, इसे पता था कि इतनी खराब चीज भी वापस नॉर्मल हो पाएगी। एंड वो लड़की भी वापस होश में आने लगती है, जो देख सिड को एक आइडिया आता है। एंड वो अपनी पहली द एमिनेंसेंट शैडो की परफॉर्मेंस देने को तैयार हो जाता है। एंड वो लड़की अपने होश में आती ही अपने शरीर को देखती कहती है कि आखिर वो ठीक कैसे हो गई। एंड सिड उसे बताता है, मैंने तुम्हारा श्राप तोड़ दिया है, अब तुम बिल्कुल आजाद हो। एंड वो लड़की पूछती है कि आखिर वो किस श्राप की बात कर रहा है, जिसके बारे में सोचकर सिड अपने मन से ही बातें बनाता कहता है, ये एक बहुत ही बुरा श्राप है जो तुम्हें और बाकी हीरोज की पीढ़ियों को दिया गया। एंड फिर पास ही पड़ी एक बुक को निकालता बताता है, तुमने भी इस कहानी के बारे में सुना होगा, वो 3 हीरो जो डीमोन डियाब्लो को हराकर इस दुनिया को बचा लेते हैं। और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। उस डीमोन ने मरते मरते एक श्राप को कास्ट किया, जिससे तुम भी एक सड़े हुए चमड़े में बदल गई, और साथ ही किसी ने कहानी को बदल दिया है, और ये करने वाले का नाम है
खैर छोड़ो, उसका नाम जानकर तुम भी मुश्किल में आ जाओगी। बट वो लड़की यानी अल्फा बताती है, मुझे परवाह नहीं, आप मुझे बताइए कि मेरे साथ ऐसा किसने किया। एंड फिर जेड कुछ और बातें बनाकर उसे बताता है ये काम डियाब्लोस के कल्ट का है, क्योंकि वो लोग फिर से ग्रेट डेमन को रिवाइव करना चाहते हैं और वो लोग दिन में कभी नहीं आते और मेरा मकसद है परछाइयों में रुककर उनके मकसदों को रोकना शायद। और मेरा नाम है स्टाइलिश, सॉरी मेरा नाम है शैडो, जो परछाइयों में छुपकर परछाइयों का शिकार करता है। एंड फिर वो अल्फा के पास चलकर जाता है एंड उसे कहता है, चाइल्ड ऑफ द हीरोज, क्या तुम मेरे साथ इस कठिन रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो। एंड अल्फा बताती है कि जब उसने सब कुछ खो दिया था, उसका फ्यूचर सिर्फ एक मॉन्स्टर बनने का वेट कर रहा था, बट शैडो ने उसे बचा लिया। एंड अगर वो चाहता है तो उसे अपनी जिंदगी भी दे सकती है। एंड वो बुरे लोगों को मारने के लिए भी तैयार थी। एंड अल्फा उसकी तरफ बढ़े सिड के हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन उसे कौन बताए कि सिड ने ये सारी बातें अपने मन से बनाई थी। एंड वो उसे स्लाइम वाले कपड़े पहना देता है। एंड अल्फा सिड को बताती है, मैं हमारे रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं बख्शूंगी और हमें बाकी हीरो की पीढ़ियों की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि हम उन्हें अपने अंडर लेकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी कर पाए और साथ ही साथ फंड को कलेक्ट कर पाए। एंड अल्फा के डीप ख्यालों को रोकता हुआ सिड उसे बताता है, हाँ ठीक है, तो आज से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाएंगे शैडो गार्डन और आज से तुम्हारा नाम होगा अल्फा। एंड अब इस बात को 3 साल बीत जाते हैं। एंड अब सिड अपनी नॉर्मल लाइफ में 13 साल का हो चुका था एंड करंटली अपनी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। एंड उसकी बहन क्लेयर सिड के हमले को रोककर उस पर वार करती है, जिसे अगर सिड चाहता तो टाइम के हिलने से पहले ही काफी आसानी से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि पहली बात वो उसकी बहन है और दूसरी उसे अपनी बैकग्राउंड कैरेक्टर की लाइफ जीनी है। एंड वो इसलिए अपनी सिस्टर का अटैक हाथ दूर पानी में जाकर गिरता है एंड कहता है, आप बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो। एंड क्लेयर ने कुछ देखा तो नहीं था, लेकिन उसे कुछ सेकंड्स के लिए लगा था कि उसका सर धड़ से अलग होने वाला था। एंड तभी एक मेड आकर क्लेयर को बताती है, आपकी मम बुला रही है एंड गेस्ट भी आपकी फेयरवेल पार्टी के लिए तैयार है। एंड क्लेयर भी सिड को यह बताकर चली जाती है कि वो कुछ टाइम तक उसके साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। एंड उसके जाते ही सिड माना का यूज कर पानी में खड़ा होता सोचता है, उस दिन का इंतजार करने के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड कैरेक्टर बनना पड़ेगा। एंड फिर हमें पता चलता है कि जब नोबल्स 15 साल के हो जाते हैं, वो मिडगार एकेडमी में पढ़ने लगते हैं, जो कि रॉयल कैपिटल में है। एंड उसकी बहन का भी मिडगार एकेडमी में जाने का टाइम आ गया था, लेकिन उसी सुबह को वो किडनैप हो चुकी थी। एंड क्लेयर का बाप तो हैरान होता कहता है, आखिर क्लेयर को किसने हरा दिया? उसे किडनैप करने वाला पक्का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। बट उसकी वाइफ तो इस बात से बहुत ही गुस्सा थी कि उसने क्लेयर को किडनैप कैसे होने दिया। एंड वो उसे गालियां देती पीटने लगती है। एंड इस ड्रामे को देखकर सिड और मेड वहाँ से जाने लगते हैं। एंड तभी वो मेड सिड के ऑर्डर पे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। एंड वो भी शैडो गार्डन की एक मेंबर थी, क्योंकि इतने सालों से अल्फा लवारिस बिल्लियों की तरह काफी मेंबर्स को इकट्ठा करी जा रही थी। एंड सिड पूछता है, क्या अल्फा ने पता लगाया कि मेरी बहन अभी भी जिंदा है या नहीं? जो सुनकर बेटा बताती है, जी हाँ, और किडनैपर भी कल्ट ऑफ डियाब्लो से बिलोंग करता है। एंड हमें लगता है कि मिस क्लेयर भी हीरोज की पीढ़ियों में से एक है एंड इसीलिए उन्होंने उसे किडनैप किया है और हमने उनका अड्डा तो पता लगा लिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो मिस क्लेयर को कहाँ पर रख रहे हैं। जो सुनकर सिड एक जगह पर निशाना लगाता है, बट गलती से वो थोड़ा सा मिस कर जाता है, लेकिन फिर भी बोल देता है, मेरी बहन यहीं पर होगी। एंड अल्फा को लगता है कि सिड ने एक सीक्रेट छुपने की जगह ढूंढ दी एंड वो भी कुछ ही पलों में उसने सारा सच जान लिया। एंड सिड ये तारीफ सुनता अपने मन में सोच रहा होता है, बेटा तुम तो बहुत ही तगड़ी एक्ट्रेस हो, तुम्हें तो मुझे एक अवार्ड देना चाहिए। एंड फिर उसे कहता है, 7 शैडोज को कांटेक्ट करो, हम आज रात को चलेंगे। एंड यही एक जगह पर बेड़ियों में बंधा हुआ हम पाते हैं क्लेयर को। एंड वो बंदा क्लेयर को लात मारता है, जिसे क्लेयर आसानी से डॉज कर लेती है। जो देखकर वो बंदा बताता है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें मैजिक काफी अच्छे से सिखाया है। बट क्लेयर बताती है, उस बुड्ढे से नहीं, मैंने ये सब अपने भाई से सीखा है। मेरा भाई लड़ाई में मेरे से हर वक्त हारता है और ना ही मुझसे कभी कुछ सीखता है, लेकिन मैं रोज उससे कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। एंड वो बंदा बताता है, मैंने सुना कि जब तुम पोसेस होने वाली थी तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें हील किया था। बट क्लेयर बताती है कि ये सभी बस अफवाहें हैं। जो सुन वो बंदा कहता है, ऐसी बात है, लगता है कि ये मुझे तुम्हारे भाई से ही जानना पड़ेगा। एंड तभी क्लेयर गुस्सा होकर अपनी बेड़ियों को तोड़ देती है एंड उसे कहती है, अगर तुमने उसे हाथ लगाया मैं तुम्हें, तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी फैमिली सभी को मार दूंगी। बट तभी वो बंदा उसे मार कर वहीं पर बेहोश कर देता है। एंड तभी उसका एक गार्ड आकर उसे बताता है कि उन पर हमला हुआ है। एंड फिर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि शैडो गार्डन्स थे। एंड उनके सामने कल्ट का कोई भी मेंबर टिक नहीं पा रहा था। एंड फिर जब उनका लीडर वहाँ पर पहुँचता है, वो अपने सामने उन्हीं 7 को पाता है। एंड शैडो गार्डन उसे बताते हैं कि उनका मिशन है डियाब्लो के कल्ट को खत्म करना एंड डीमन डियाब्लोस के रिवाइवल को रोकना। एंड वो ये सारी सच्चाई पहले से जानते थे। एंड सुनता ही वो बंदा कहता है, तुम कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में कैसे जानती हो? एंड फिर अल्फा पर हमला कर देता है एंड एक अजीब सी गोली भी खाता है ताकि वो शक्तिशाली हो पाए, लेकिन वो फिर भी अल्फा को नहीं हरा पाता एंड इसीलिए जमीन में छेद कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अल्फा बताती है कि वो जहाँ से भाग रहा है वहाँ पर शैडो खुद मौजूद था। एंड उन्हें लगता है कि शैडो को पहले से पता था कि यही होने वाला था, बट उन्हें कौन बताता कि असल में वो रास्ता भटक चुका था। एंड फिर सिड उसी बंदे को अपने सामने पाता है एंड वो वहाँ से भागने के लिए सिड पे हमला कर देता है, जिसे सिड काफी आसानी से रोक लेता है एंड कहता है, तुम्हारे पास मैजिक तो अल्फा से ज्यादा है, पर तुम्हें उसे इस्तेमाल करने का
तरीका नहीं पता और साथ ही तुम्हारे लड़ने का तरीका भी अच्छा नहीं है। एंड फिर उसके अटैक्स को डॉज करता उसे एक बहुत ही अच्छा मैजिक का लेसन देता है। एंड फिर लेसन के खत्म होते ही उस पर लगातार हमले शुरू कर देता है। एंड वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर पिछली बार मैं इतनी बुरी तरह लड़ाई में कब हारा था, जब मैं बच्चा था। लेकिन फिर भी हार ना मानता वो सिड को कहता है, तुम जितने मर्जी शक्तिशाली हो जाओ, इस दुनिया का अंधेरा तुमसे कई गुना ज्यादा है। एंड हमें उसके पास की कुछ झलक दिखती है जिससे हमें पता चलता है कि उसके साथ पास में पक्का कुछ न कुछ बुरा हो रखा है। बट सिड उसे बताता है, तो अंधेरा जितना भी गहरा होगा मैं उतनी गहराई में जाऊंगा। जिससे गुस्सा होता वो आदमी उन सारी गोलियों को खाकर एक म्यूटेंट सा बन जाता है एंड सिड पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है। लेकिन सिड तो अपने एक ही वार से उसे वहीं पर खत्म कर देता है। एंड उस बंदे को रियलाइज हो जाता है कि जिससे वो लड़ा था वो खुद एक अंधेरा था। एंड एंड में मरते मरते वो अपनी बेटी मीलिया को याद करता है। एंड सिड भी उसकी फोटो वाला लॉकर लेकर उसे अपनी पॉकेट में डालकर वहाँ से चल पड़ता है। एंड कहता है, आजकल के गुंडे भी काफी शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन अब इसे कौन बताए कि वह सच में एक कल्ट का मेंबर था। एंड फिर अगले दिन टूटी हुई बेड़ियों के साथ उसकी बहन भी वापस घर आ गई थी। एंड वहाँ से सिड को बाय कर मिडगार अकेडमी के लिए चली गई थी। एंड शाम को अकेला सिड अपने मन में सोच रहा होता है, इस दुनिया में पक्का कोई मेन कैरेक्टर भी होगा ही और पक्का एक लास्ट बॉस भी। और मैं भी 2 सालों में कैपिटल के लिए चले जाऊंगा और तब तक के लिए मैं अल्फा और बाकियों से अच्छे से काम कराऊंगा। कि तभी शैडो गार्डन्स और अल्फा आकर उसे बताती है, शैडो टाइम आ गया है हमारे अलग होने का। एंड यहाँ पर भी सिड के पल्ले नहीं पड़ता कि आखिर चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ट्रेन में बैठे सिड को, जो कि अब बड़ा हो चुका था मिडगार अकेडमी में जाने के लिए। एंड वो वहीं पे जाता हुआ मन में सोच रहा था, अल्फा और बाकी लड़कियों का कहना था कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी हो चुकी है और उन्होंने कहा कि वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। बट मैं समझ गया हूँ कि वो सभी लोग अब बड़े हो चुके हैं, ये कल्ट वल्ट कुछ भी नहीं है। एंड वो लोग इस बकवास में रहकर फंस चुके हैं और अब खुद आजाद होकर अपनी जिंदगी जीने के लिए चाह रहे हैं। उनका पक्का यही मतलब था। बट वेल मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता, मेरी पिछली जिंदगी में भी यही सीन था। बड़े होते हुए सभी लोग अपने हीरोज के बारे में भूल जाते हैं, पर फिर भी मैं अकेला ही था। एंड फिर हमें सिड की पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है कि कैसे मैजिक के लालच में वो बार बार अपने सर को पत्थर से मार रहा था। एंड ऐसे ही भागते भागते वो रास्ते में चल रहे ट्रक उनसे टकरा जाता है। एंड ऐसे ही वो अपनी पिछली जिंदगी में मरा था। एंड यहाँ पर सिड अपने मन में फैसला लेता है, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं अमन अंदर शैडो तो बन के ही रहूंगा। एंड फिर वो फाइनली मिडगार किंगडम के रॉयल कैपिटल में पहुंच जाता है। एंड ये जगह बहुत ही बड़ी थी एंड यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा सिटीजन थे। एंड फाइनली सिड भी 15 साल का हो चुका था एंड अपनी बहन वाले स्कूल में ही दाखिल हुआ था, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर काफी अच्छी अच्छी जगह से स्टूडेंट्स आ रखे थे। एंड सिड तो वहाँ पर जाते हुए भी एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन रखा था। एंड फिर सिड अपने रूम से नीचे जाता है एंड हम देखते हैं उसके 2 दोस्तों को जो कि उसके बालों का मजाक उड़ाते हैं। एंड सिड ने ऐसे दोस्त जानबूझ के सिलेक्ट किए थे क्योंकि शक्लों से ये दोनों बैकग्राउंड कैरेक्टर लगते थे। एंड एक का नाम था स्केल एंड एक का पो। एंड फिर वो तीनों फटाफट भागकर सुबह की ट्रेन पकड़ लेते हैं जहाँ पर दबा की भीड़ हो रखी थी। एंड सिड के दोस्त बात कर रहे थे, काश ये लोग हमें भी अपर क्लास के बच्चे जैसे अच्छी जगह पर रहने देते हैं। बट सिड उन्हें बताता है, अगर हम मेरी बहन जैसे हॉनर स्टूडेंट्स बन जाएं तो वो हमें अच्छी जगह पर रहने दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे बुशिन फेस्टिवल में चैंपियन बनना। एंड मन में तो सिड बहुत ही खुश था कि वो बिल्कुल एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह एक्ट कर रहा था। एंड सिड का दोस्त कैल उसे कहता है, तुम्हें याद है ना कल के टेस्ट में जिसके सबसे कम मार्क्स आए थे वो क्या करेगा? एंड यस, सबसे कम मार्क्स सिड के आए थे एंड उसकी पेनल्टी थी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की को कन्फेस करना एंड ऑफ कोर्स रिजेक्ट होने के बाद अपना दिल तोड़वाना। एंड सिड भी ये बैकग्राउंड कैरेक्टर इवेंट हमेशा से एक्सपीरियंस करना चाहता था। एंड फिर वो फाइनली स्कूल में पहुंच जाते हैं एंड उन्हें रास्ते में वो लड़की भी मिल जाती है जिसे सिड को कन्फेस करना था, जिसका नाम अलेक्सिया था। एंड वो एक प्रिंसेस थी एंड एक लड़का तो उसे ऑलरेडी कन्फेस कर रहा था, बट अलेक्सिया तो उसे साफ साफ मना कर देती है, जिससे उस लड़के का दिल पूरा टूट जाता है। एंड स्केल सिड को कहता है, देखो ये है प्रिंसेस, पर अब ये सीन को देखने के बाद पीछे मत हटना। बट सिड तो उसे कहता है, चिंता मत करो, मैंने पूरी रात सोचकर एक तरीका निकाल लिया है। लेकिन मन में तो वो कह रहा था, देखते रहो दुनिया का सबसे बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा कन्फेशन। एंड फिर फाइनली शाम के वक्त वो अलेक्सिया को बुलाकर उसे एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह कन्फेस करने लगता है। प्रिंसेस अलेक्सिया, मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? एंड ये करने के बाद तो वो तो बहुत ही खुश था, ये एकदम परफेक्ट था, यही तो वो बैकग्राउंड कैरेक्टर है जो मैं हमेशा से बनना चाहता था, अब बस मुझे इसके मना करने का इंतजार करना है। लेकिन अलेक्सिया तो उसके हाथ को पकड़कर उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड ये सब सिड और उसके झाड़ियों से झांक रहे दोस्तों के पल्ले नहीं पड़ता कि आखिर सिड एक बैकग्राउंड कैरेक्टर से एक रोम कॉम प्रोटैगनिस्ट के रोड पे कैसे चला गया। एंड फिर अगले दिन स्कूल में सभी लोग उसे घूर रहे थे क्योंकि रूमर्स तो फैल चुके थे
कि प्रिंसेस अलेक्सिया का अब एक बॉयफ्रेंड है जो कि हद से ज्यादा ही प्लेन है। एंड यहाँ पर सिड अपने दोस्तों को बताता है कि ये सब बहुत ही अजीब बात है। एंड उसके दोस्त भी एग्री करते बताते हैं कि सिड कहीं से भी प्रिंसेस अलेक्सिया के साथ डेट करने के काबिल नहीं था। एंड सिड उन्हें बताता है मुझे पक्का लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई चक्कर तो है ही, मेरा मतलब हम दोनों अलग अलग दुनिया के जीव लगते हैं। एंड वो लोग ये उल्टी सीधी बातें कर ही रहे थे कि तभी अलेक्सिया भी वहाँ पर आ जाती है एंड सिड को अगली कुर्सी पे धकेल कर उसकी वाली सीट पर बैठ जाती है। एंड उसकी मेड उसका हाई क्लास का खाना लाकर भी उसी टेबल पर रख देती है। एंड सिड उसके खाने की तारीफ करता है जिस पर अलेक्सिया बताती है कि वो अपने इस खाने को कभी भी फिनिश नहीं कर पाती। जो सुनकर सिड उसका खाना उठाकर खाने लगता है। एंड अलेक्सिया उसकी इस हरकतों को ध्यान से देख रही थी। एंड सिड अपने मन में सोच रहा होता है कैसा था, कैसी लगी मेरी ये हरकतें, मैं से कहूंगा मुझे धोखा दे दे ऑपरेशन। लेकिन अलेक्सिया मुस्कुराते हुए उसे कहती है मैंने सुना था कि तुम शाम को रॉयल भूषण के लिए तलवारबाजी प्रैक्टिस करते हो, तो मेरे ख्याल से वो क्लास हम दोनों को साथ में लेनी चाहिए। बट सिड उसे समझाता है कि वो सबसे लोअर सेक्शन 9 में है। बट अलेक्सिया उसे बताती है चिंता मत करो, मेरी वजह से तुम्हारे लिए सेक्शन 1 में भी जगह बन गई है। एंड यस, यहीं पर सिड का मुझे धोखा दे दे ऑपरेशन खत्म हो जाता है। एंड फिर शाम के वक्त सेक्शन 1 में सिड अपने आप को सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड अपने मन में सोच रहा होता है सेक्शन 1 के एडवाइजर मिस्टर ज़ैनोन तलवारबाजी के ऑफिशियल रॉयल इंस्ट्रक्टर है और बाकी लोअर सेक्शन से उल्टा यहाँ का ऑरा भी कमाल का है। एंड ज़ैनोन सभी को बताता है तुम जानते होगे रॉयल भूषण स्टाइल जो हम यहाँ पर सीखते हैं एक ओरिजिनल स्टाइल है। और आज से सिड भी तुम्हारा एक नया दोस्त है। हमने पहले बहुत ही मुश्किलें सही है बट अलेक्सिया की बहन डार्क नाइट प्रिंसेस आयरिस के बदौलत हम अब ट्रेडिशनल भूषण की बराबरी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम काफी चीजें पा सकते हो। तो सिड अब बताओ तुम्हारे पास कितनी ताकत है। एंड फिर इस अजीब सी स्पीच के बाद सभी लोग प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं। एंड यहाँ पर सिड प्रैक्टिस कर रहा था प्रिंसेस अलेक्सिया के साथ। एंड साथ ही साथ अपने मन में सोच रहा था अलेक्सिया के अटैक्स कभी भी लैंड नहीं करते और उसकी मूवमेंट भी काफी स्लो है और ना ही वो मैजिक यूज करती है। पहले मुझे लगा था कि ये मेरी बराबरी करने की कोशिश कर रही है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रैक्टिस का गोल है वार करना या उनके भी काउंटर करना। एंड पहले अगर मैं याद करूँ तो लेसन से पहले अलेक्सिया मेरे स्ट्रेचेस भी कॉपी कर रही थी। अलेक्सिया की टेक्निक्स अच्छी होते हुए भी एकदम खाली है, हाँ एकदम साधारण, और पूरी दुनिया उसे उसकी बहन से कम मानती है। आयरिस जो कि अभी किंगडम की सबसे शक्तिशाली डार्क नाइट है, पर अलेक्सिया के खाली अटैक्स भी इसकी मेहनत का एक नतीजा है। ये प्रूफ है कि इसने हर एक स्किल को टाइम टू टाइम सीखने की कोशिश की है। एंड फिर तभी उनका मैच खत्म हो जाता है। एंड अलेक्सिया सिड को बताती है तुम्हारी तलवारबाजी का तरीका काफी अच्छा है पर मुझे ये पसंद नहीं क्योंकि इसे देखकर लगता है कि मैं आईने में देख रही हूँ। एंड फिर वो ज़ैनोन को जाकर बताती है कि वो आज से सिड की गर्लफ्रेंड है। एंड दरअसल चक्कर क्या था कि अलेक्सिया की अरेंज मैरिज ज़ैनोन के साथ रखी गई थी। एंड इसलिए उसने जानबूझकर सिड का कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया था ताकि वो कुछ भी बहाना लगाकर अपनी इस अरेंज मैरिज को तोड़ पाए। एंड ये सब बातें समझता हुआ सिड हमेशा की तरह एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह वहाँ से चल पड़ता है। एंड फिर शाम के वक्त हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। एंड अलेक्सिया की सारी बातें सुनकर सिड कहता है तो सिंपल तरीके में तुम मिस्टर ज़ैनोन से शादी नहीं करना चाहती एंड इसलिए तुमने मेरे जैसा एक लो क्लास का बंदा चूज किया जिसे तुम आसानी से कंट्रोल कर पाओ। पर मुझे माफ करना, मैं और अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। एंड अलेक्सिया से ताना मारती है वो एक बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी तुम कैसी बातें करते हो मिस्टर सिड जिसने कन्फेशन किया क्योंकि वो एक शर्त में हार गया था। एंड अलेक्सिया बताती है कि उसने सारा सच सिड के दोस्तों से निकलवा लिया था एंड ये भी कि उसे जवान लड़कियों के दिलों के साथ नहीं खेलना चाहिए। एंड अगर ये बात स्कूल में फैल गई तो सिड की नॉर्मल जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। एंड वो सिड से पूछती है कि उसका चेहरा इतना इरिटेटेड क्यों लग रहा था। जो सुन सिड कहता है मेरा चेहरा घूमा है क्योंकि मेरी आत्मा भी घूम रखी है पर तुम्हारी जितनी नहीं। एंड पूरी बात ना सुन पाती अलेक्सिया अपनी बात को कंटिन्यू करती बताती है जो भी हो आज से तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड की एक्टिंग करनी पड़ेगी। जब तक वो बंदा मुझसे हार न मान ले तुम्हें बस मुझे थोड़ा टाइम देना है, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगी। एंड सिड कहता है मुझे इस कहानी का एंड सही नहीं लग रहा। लेकिन तभी अलेक्सिया एक सोने का कॉइन को निकाल कर सिड की तरफ फेंकती है। एंड उस जमीन पे पड़े कॉइन को देखकर सिड अलेक्सिया को कहता है वाह क्या तुम्हें मैं उस तरह का आदमी लगता हूँ जिसे तुम पैसों से खरीद सकती हो। एंड अलेक्सिया कहती है हाँ तुम लगते हो, तो तुमने बिल्कुल सही सोचा। एंड सिड उस कॉइन को उठाता ही है कि अलेक्सिया उसकी तरफ एक और कॉइन फेंकती है जिसे पकड़ता हुआ सिड अपने मन में सोच रहा होता है मेरे माँ बाप मुझे इतने पैसे नहीं देते जिससे मैं अपने एमनेस एंड शैडो ऑपरेशन पे खर्चा कर पाऊँ, तो मैं इस चांस को कैसे जाने दे सकता हूँ। एंड तभी अलेक्सिया सिड को कुत्तों की तरह पैट करने लगती है एंड उसका नाम भी पोची डाल देती है। एंड ऐसे ही अलेक्सिया के साथ सिड का रिश्ता कुछ टाइम के लिए जारी रहता है कि सारा दिन स्कूल में भी वो अलेक्सिया के साथ रहता है। एंड सारे लोग ये तो जानते थे कि प्रिंसेस अलेक्सिया का एक बॉयफ्रेंड है, पर शाम को अलग होकर सिड वापस अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर का रोल कर पाता था। एंड अलेक्सिया नोटिस करती है कि ज़ैनोन ने तो अभी तक उस पे हार नहीं मानी थी। एंड फिर शाम के वक्त वहाँ से घर जाते हुए अलेक्सिया सारा टाइम चुगलियां या फिर ज़ैनोन के बारे में कंप्लेंट करती रहती थी। एंड सिड भी उसकी बातों पर रोबोट की तरह यस यस करता रहता था। एंड फिर एक शाम को जब वो दोनों साथ में आइसक्रीम लेकर खा रहे होते हैं सिड अलेक्सिया से पूछता है वैसे तो मैं मिस्टर ज़ैनोन के साथ शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है, मेरे ख्याल से तो वो बंदा काफी सही रहेगा। बट अलेक्सिया बताती है मुझे उसकी हर एक चीज से नफरत है। जोसन सिड कहता है पर वो दिखने में सुंदर है, पर उसके पास दौलत और शोहरत है,
साथ में वो काफी पॉपुलर भी है। बट अलेक्सिया बताती है ये सिर्फ बाहर से ही है, लोगों की नजरों में कोई भी परफेक्ट बन सकता है। एंड सिड के कुछ बोलने पर ही वो उसके मुंह में अपनी आइसक्रीम ठूस देती है एंड बताती है कि जो भी हो, मैं बाहर के दिखावे से किसी को जज नहीं करती, बल्कि उनकी गलतियों से। एंड इसीलिए तो तुम बिल्कुल सही हो, जो कि बिल्कुल साधारण और गलतियों से भर रखा है, वो भी बिना किसी टैलेंट के साथ। एंड उसकी आइसक्रीम को वापस करता सिड कहता है, वेल थैंक यू मेरी तारीफ के लिए, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर ज़ैनोन की कमियां क्या हैं? बट अलेक्सिया बताती है कि उसकी कोई भी गलतियां नहीं है। एंड यही बात तो गलत लगती है, क्योंकि जिंदगी में कोई ऐसा इंसान ना होगा कि जिसमें कोई कमी ही ना हो। एंड अगर ऐसा कोई है तो वो या तो झूठा होगा या तो पागल। एंड फिर तभी वो सिड को उसका आज का तोहफा देती है, जो कि ऑफकोर्स था एक सोने का सिक्का। एंड फिर ऐसे ही 2 हफ्ते बीतने के बाद हम उन दोनों को शाम के वक्त फिर से ट्रेन में बैठा वहाँ से घर जाता देखते हैं। एंड अलेक्सिया सिड को कहती है, तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ही अजीब है, तुम्हें बेसिक्स आते हैं लेकिन उसके आगे का कुछ भी नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी नजरों को उनसे नहीं हटा सकती, पर मुझे फिर भी उससे नफरत है। एंड सिड उससे पूछता है, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तलवारबाजी आज काफी अजीब थी। जो सुन अलेक्सिया उसे बताती है कि अपनी पूरी जिंदगी वो अपनी बहन आरिस जितना शक्तिशाली होना चाहती थी, बट वो कभी भी उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाई, तो उसने खुद का तरीका ढूंढकर अपने ही रास्ते से शक्तिशाली होने की कोशिश की, बट उसकी वजह से आज वो कहाँ ही पहुंची। एंड लोग उसे आज बुलाते थे एक साधारण तलवारबाज। एंड वो सिड को कहती है, तुम्हारी किस्मत भी अच्छी नहीं कि तुम्हारी तलवारबाजी का तरीका भी मेरे जैसा है। बट सिड उसे बताता है, पर मुझे नहीं लगता कि यह बुरी बात है, मुझे तुम्हारा तलवारबाजी का तरीका पसंद है। एंड अलेक्सिया बताती है कि ये बात पहले भी किसी ने उससे कही थी, जब वो बुशिन फेस्टिवल में बहुत ही बुरी तरह से हारी थी। एंड वो कहती है, आखिर वो मेरा दर्द क्या ही जान सकती है कि मैं कितना लाचार महसूस कर रही थी, और मैं तभी से अपनी तलवारबाजी से नफरत करती आई हूँ। जो सुन सिड उसे बताता है, मैं कोई खास अच्छा इंसान नहीं हूँ, अगर दुनिया की किसी और तरफ एक हादसे से लाखों लोगों की जान भी चली जाती है, इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ चीजें हैं जिनसे मुझे फर्क पड़ेगा। एंड वो चीजें लोगों की नजर में बुरी हो सकती है, पर मेरे लिए वो सबसे कीमती है, और इसीलिए मुझे तुम्हारे तलवारबाजी का तरीका पसंद है। एंड ये सुनते ही अलेक्सिया सिड की तरफ अपनी तलवार कर देती है एंड पूछती है कि आखिर सिड उसे क्या बताना चाहता है। एंड सिड बताता है, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर लोग उन चीजों का मजाक उड़ाएं जो मुझे पसंद है तो मुझे गुस्सा आता है। एंड फिर तभी ट्रेन के रुकते ही अलेक्सिया सिड को अलविदा कर वहाँ से चली जाती है। एंड यहीं से सिड का उसके साथ फालतू का रिश्ता खत्म हो जाता है। एंड अगले दिन वो ये बात अपने दोस्तों को भी बता देता है, जो कि उस पर इस बात से गुस्सा थे कि सिड ने उसके साथ 2 हफ्ते डेटिंग करने के बावजूद भी उसके साथ किस तक भी नहीं कर पाया। एंड तभी स्कूल के बाहर पहुंचकर ज़ैनोन और बाकी गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। एंड ज़ैनोन उसे बताता है, तुम्हें पता होगा कि कल से प्रिंसेस अलेक्सिया नहीं मिली, नाइट्स हर एक जगह तलाश कर रहे हैं, एंड माना जा रहा है कि ये किडनैपिंग थी, एंड क्योंकि लास्ट में वो तुम्हारे साथ गई थी तो तुम्हें ही अपराधी माना जा रहा है। एंड सिड उस पूरी जगह इकट्ठे हुए नाइट्स को देखकर समझ जाता है कि वो एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में था।